मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है महंगी कार का तमाचा। बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भीख मांगने वाले मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते। तुम जरूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब कमला देवी सिक्योरिटी से बहुत मिन्नतें करती है और कहती है, जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं। क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता है? उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी को कमला देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर यह खबर दे देता है कि कोई एक बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती है। वह कह रही है कि आप उनकी माँ हैं, पर उनके शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता कि वह आपकी माँ है। आरती सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ। उनको अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति मानव से आरती कहती है, तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है। कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में चली आती है। पता नहीं क्या समझती है, पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती हैं जैसे वह इस घर में पैसे रख कर गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी आ गई, शर्म ही नहीं आती। चलो हम दोनों जाकर अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान न करें। मानव और आरती घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देख कमला देवी आशा भरी निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देख रही थी कि बेटे बहू उनसे मिलने आ रहे हैं तो जरूर वह मेरी मदद कर देंगे। कमला देवी अपनी बहू बेटों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैं बराबर 4 दिन से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलने ही नहीं थे। सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ए बुढ़िया, चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले भी आई थी, तब भी तुमने पैसे मांगे थे। मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे ना। अब इससे ज्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 2000 रुपए दिए थे, उसे तो तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन की दवाइयाँ भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वो तेरे पिता है। माँ मेरे से यह फालतू की बातें मत किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करी हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब वापस इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला देवी निराश हो गई। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है, आरती मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो कमला देवी ने कहा, बेटा तुम ऑफिस जा रही हो, ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ने जाओगे?
इतना तो तुम अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। आरती धमकते हुए अपनी सास से कहती है, बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की। चुपचाप से पैदल निकल जा। मेरी कार से छूने की भी हिम्मत मत करना। तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे अपनी कार गंदी नहीं करनी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं कार में बैठने के लिए। औकात देखी है अपनी। ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात करी हो। चल निकल जा यहाँ से। मानव अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारी कमला देवी गेट के पास बैठी बैठी अपने बेटे की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैंने किस बेटे को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए। सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था हमने। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया। पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया। इतना तो पराये भी नहीं करते हैं किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है। उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वालों का तो कंफर्म हो जाता है कि यह माताजी मानव साहब की माँ है। मानव के निकल जाने के बाद और आरती के घर अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और कहता है, माँ जी आप रोइए मत। आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। कमला देवी कहती हैं, बेटा अभी तो फिलहाल 2,000 रुपए की मिल जाए उसी से काम चल जाए। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो 1500 ही निकले। वह कहता है, माँ जी मेरे पास 1500 है। आप इनको अपने पास रख लो और चलो। आपको कहाँ जाना है। मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता। मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ कमला देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। बेटा जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया वहाँ तुमने इतनी बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी मैंने क्या मदद की। इतने से तो आपका एक दिन का भी दवाई का खर्च नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर कमला देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई हैं। शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानी कम हो जाए। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी है। बेचारी कितनी भाग दौड़ कर रही है। लेकिन कमला देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे को अपनी माँ ने मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नजर ही नहीं आती। कमला देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती हैं कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया। हमारा बेटा हमारा न रहा। उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए। लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखता ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया अब वही उसको भीख मंगे लगते हैं, लो स्टैंडर्ड्स लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति जो इसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और नंद किशोर जी की सारी बातों को सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर नंद किशोर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी आप इधर कैसे और आपकी यह हालत कैसे हो गई। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो बेटा तुम। गुरुजी मैं पंकज जो आपके साथ ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए नंद किशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से कहते हैं,
हाँ हाँ, याद आया। वह गुप्ता जी के बेटा जिनका इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम उनके बेटे पंकज हो। हाँ गुरुजी, मैं वही पंकज हूँ। पर गुरुजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं आपकी सारी बातें सुन ली है। अब आप चिंता मत करिए। आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आपको पूरी तरह से ठीक करा कर घर भी ले जाऊँगा। पंकज नंद किशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है। उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी, आप मेरे घर पर रहिए। इधर मैं अपने गुरुजी को संभालूंगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ कर रही हैं। कहीं थक कर आप भी बीमार न पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। आप उधर लिए 2 दिन में अब मैं अपने गुरुजी को लेकर घर आ जाऊंगा। नंद किशोर जी भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद नंद किशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर पंकज के घर आ गए। पंकज के घर में उनके पिताजी नंद किशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे नंद किशोर जी, जब से अपना पढ़ाना बंद किया है तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया और मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, समय ही नहीं मिलता मुझे कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझसे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे पंकज तो आपको कितना याद करता है। कहता है, आज गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। पंकज का पहले पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब से उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो नंद किशोर जी और कमला देवी पंकज के घर पर ही रहते हैं। पंकज का बहुत ही बड़ा परिवार है। घर क्या, वह तो एक बंगला है। उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं और उसी में पंकज ने एक कमरा नंद किशोर जी और कमला देवी को दे दिया है। 10 दिन बाद नंद किशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं। बहुत दिन रख लिया तुमने, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में पंकज को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने गुरुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास ना तो घर है ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ जिंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों के खर्च निकलते रहें। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए कुछ सोचा है। आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है पंकज तुमने, जरा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरे पिताजी बैठते हैं, तो मैं अपनी शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब भी अच्छे से रखता हो और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता है। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहा ना, कहीं कहीं ना जाकर काम करना है, तो क्यों ना आप दुकान में आकर पिताजी के साथ बैठें और दुकान का हिसाब किताब आप देखें। नंद किशोर जी अपनी पत्नी कमला देवी की तरफ देखते हैं। कमला देवी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हम कहीं न कहीं तो भटके जाएंगे और कितने दिनों में हमें काम मिलेगा पता नहीं। इधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो इधर हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी। नंद किशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं।
साल भर तक तो वह गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते रहे, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी कमला देवी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों ना हम भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल दें, बहुत फायदा होता है। आप अभी कैसी बातें करते हैं? लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 वर्ष में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रही हैं। नंद किशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में पंकज ने कहा है कि वह मेरी मदद करेगा। मुझे भाग दौड़ ज्यादा कम करना पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मांगता है तो उसमें मेरा समाधान भी मांगता रहेगा। और एक दिन नंद किशोर जी 65 वर्ष की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा जब तक जिएंगे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक करते रहेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन देख ही लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके नंद किशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब नंद किशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नंद किशोर जी ने पंकज के बगल में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया था, लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन नंद किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलों से जिया है। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब इस घर में शादी करके आई थी 2-3 दिन नंदे थी। मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरे 3 बहनें थीं। उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया। उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया कि हम रोड पर भी आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं रख पाया। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हैं, मेरे हाथ में पैसे भी हैं। तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी बातें सुनकर कमला देवी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई, जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं। वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि उन्हें एक कार चाहिए। नंद किशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा या मुहूर्त निकलकर हम अपने लिए कार पसंद कर लेंगे। अब तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया था। पति पैसे भी कमाने लगे थे और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे की लालन पालन में पढ़ाई मिलने लगी थी। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला है तो वह बहुत खुश है। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। नंद किशोर जी अपने पति के साथ नई कार को लेकर मंदिर भगवान जी की प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नजर सीढ़ियों पर पास बैठे हुए उनके अपने बेटे बहू पर गई। प्रसाद बांटते हुए नंद किशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब मानव और आरती ने अपने माता पिता को चमचमाते हुए प्रेस वाली बढ़िया कपड़े पहने देखे और मिठाई के डिब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे थे, यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इन बूढ़ों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। आरती और मानव नंद किशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं,
पिताजी, मैं मानव, आपका बेटा। नंद किशोर जी पलट कर देखते हैं, वापस से जाने लगते हैं। मानव अपने पिता के पैरों को पकड़ कर कहता है, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आरती भी कमला देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था, वह भी नहीं पता पाए। सर पर इतना सारा कर्जा है। बैंक वालों को रोज रोज फोन आ रहा है। फोन पटाने के लिए घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक मानव ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। माँ जी, कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भी भली चंगी लगती हैं। बेटे बहू को देखकर कमला देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे बहू के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसे के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बेटे बहू की बातों को अनदेखा करते हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए कार के पास आ गए। बेटे बहू भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। नंद किशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते। कार का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान, अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ, हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बैठे हुए चिल्लाते जा रहे थे। तभी पीछे से वही वो सिक्योरिटी वाला जो मानव और आरती के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी को देखकर मानव कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने बाइक नहीं खरीदी। मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के स्वरूप दी है। दरअसल उस दिन आपके माता पिता जब आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आपने उन्हें भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। मुझे उनकी यह दशा देखी नहीं गई तो मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने उनकी मदद कर दी। तो आज मुझे इस मदद के बदले में उन्होंने बाइक उपहार दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रही हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। सिक्योरिटी की बात सुनकर आरती और मानव अंदर से जलकर कुड़ रहे थे, लेकिन अब जलने कुड़ने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा भुगतता है। यह तो संसार का नियम है।